नमस्कार साथियों, राधा रानी लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सीआरपीसी पढ़ रहे थे, आज इसका चैप्टर 2 हम कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 2 कंटिन्यू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैप्टर 2 दंड न्यायालय और कार्यालयों का गठन के बारे में बताता है, जो सेक्शन 6 से लेकर 25A तक दिया गया है। सेक्शन 6 से 25A तक लर्न करने के लिए हम इसको 6 पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं। पार्ट फर्स्ट, जैसा कि आप देखिएगा, पार्ट फर्स्ट सेक्शन 6 से लेकर 8 तक दिया गया है। पार्ट सेकंड सेक्शन 9 से लेकर 10 तक बताया गया, जो अपना सेशन न्यायालय के बारे में बात करता है। पार्ट थर्ड जो सेक्शन 11 से लेकर 15 तक दिया गया है, जो अपना न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में बताता है। पार्ट फोर्थ जो सेक्शन 16 से लेकर 19 तक, जो महानगर मजिस्ट्रेट के बारे में बात करता है। पार्ट फिफ्थ जो सेक्शन 20 से लेकर 23 तक बताया गया है, जिसमें एजुकेटिव मजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार पार्ट 6 होता है, जो सेक्शन 24 से 25 तक बात करता है। अब हम सेक्शन 6 पर चलते हैं। सेक्शन 6 में दंड न्यायालयों का वर्ग बताया गया है। तो प्रीलिम्स में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, दंड न्यायालयों के वर्ग किस सेक्शन में बताए गए हैं, तो हमको बताना है सेक्शन 6 में लर्न करना है। इसमें कितने वर्ग बताए गए हैं, तो इसमें 4 वर्ग बताए गए हैं, जो हाई कोर्ट और अदर लॉ के अधीन जो गठित कोर्ट है उसके अतिरिक्त ये 4 वर्ग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे फर्स्ट में सेशन न्यायालय, सेकंड प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और किसी महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट, थर्ड होता है द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और फोर्थ होता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। सेशन न्यायालय में क्या एडिशनल और असिस्टेंट सेशन न्यायालय भी इंक्लूड होते हैं, तो जी हाँ, इसमें दोनों लोग इंक्लूड होते हैं इसके हेल्प के लिए। सेकंड प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, इसमें सीजेएम और एसीजेएम भी इंक्लूड रहते हैं। थर्ड द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट। इस टाइप से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, दंड न्यायालय के कितने वर्ग होते हैं, तो दंड न्यायालय के 4 वर्ग होते हैं, ये हमको आंसर करना है। अब हम चलते हैं सेक्शन 7 प्रादेशिक खंड के बारे में बताता है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसका सेक्शन ही थोड़ा सा देख लेना। सेक्शन 8 बताता है हमारा महानगर क्षेत्र के बारे में। अब महानगर क्षेत्र को हमने कहाँ पर डेफिनेशन में कहाँ पर पढ़ा था, तो डेफिनेशन में हमने इसको 2K में लर्न किया था। 2K में वहाँ पर बताया गया महानगर क्षेत्र क्या होता है, तो महानगर क्षेत्र वही है जो सेक्शन 8 में डिफाइन किया गया। अब हम सेक्शन 8 में इसमें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि महानगर क्षेत्र कौन घोषित करती है, तो स्टेट गवर्नमेंट इसको घोषित करती है। कैसे क्षेत्रों को महानगर क्षेत्र घोषित करेगी, तो जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है उनको राज्य सरकार महानगर क्षेत्र घोषित करेगी। अपने यहाँ पहले से भी मुंबई, कोलकाता, मद्रास, ये सब महानगर क्षेत्र में इंक्लूड थे। क्या राज्य सरकार इनका महानगर क्षेत्रों की सीमा बढ़ा घटा सकती है, तो बिल्कुल राज्य सरकार चाहे तो इनकी सीमाएं बढ़ा सकती है, घटा सकती है, कम कर सकती है, परिवर्तित कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। अगर किसी कारण से महानगर क्षेत्र है और अगर उसकी जनसंख्या किसी कारण से 10 लाख से कम हो जाती है, तो वो महानगर क्षेत्र नहीं रहता है। लेकिन अगर उसमें महानगर क्षेत्र के दौरान उसमें जो भी प्रोसीडिंग चल रही थी, जो भी कार्रवाइयाँ चल रही थी, जैसे कि अपील, विचारण, जांच, ये कुछ भी चल रहा था और उसके बाद वो महानगर मजिस्ट्रेट नहीं रहा, तो जो पहले से जो कार्रवाइयाँ चल रही थी उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही चलती रहेंगी जैसे महानगर क्षेत्र में चलती हैं, यही माना जाएगा। उसके बाद सेक्शन 9 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेक्शन 9 सेशन न्यायालय, जैसे हम सेक्शन 9 हुआ जो सेक्शन 9 ये अपना सेशन न्यायालय के बारे में बात करता है। उसके बाद सेक्शन 11 है, ये न्यायिक मजिस्ट्रेटों के बारे में बात करता है और सेक्शन 16 ये महानगर मजिस्ट्रेट के बारे में बात करता है। तो इन तीनों में डिफरेंस ये कि जैसे सेक्शन 9 सेशन न्यायालय कौन गठित करेगी, तो सेशन न्यायालय का गठन राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगी। तो एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगी तो इसमें यह किसी का परामर्श नहीं लेती है। लेकिन यहाँ सेक्शन 11 में जब वो न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय गठित करती है, तो न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों को गठन करने के लिए वो उतने न्यायालयों का गठन करेगी जितने की हाई कोर्ट से वो परामर्श करने के पश्चात निहित समझे। तो यहाँ पर वो परामर्श लेती है
इन दोनों में परामर्श लेती है स्टेट गवर्नमेंट, महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय और न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय को गठन करने के लिए किसकी परामर्श लेती है? हाई कोर्ट का परामर्श लेता है। लेकिन सेक्शन 9 में हमको लर्न करना, याद रखना है बिल्कुल कि यहाँ पर वो किसी की परमिशन नहीं लेती, किसी से परामर्श नहीं करती है स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद सेक्शन 9 का सबसेक्शन 2 देखते हैं। सबसेक्शन 2 जो प्रेसिडेंट ऑफिसर के बारे में बात करता है। एक न्यायाधीश पीठासीन होगा शीर्ष न्यायालय में, जिसको अपॉइंट कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। मोस्टली 99% प्रेसिडेंट ऑफिसर की अपॉइंटमेंट वही करता है, हाई कोर्ट ही करता है अपॉइंट उसको। उसके बाद और सबसे अच्छी बात यह है कि सेक्शन 9 के सबसेक्शन 2 में भी पीठासीन अधिकारी के बारे में बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफिसर, और 11 का सबसेक्शन 2 में भी प्रेसिडेंट ऑफिसर की बात करता है। यहाँ पे भी हाई कोर्ट ही इसको नियुक्त करता है, मोस्टली सब जगह हाई कोर्ट ही नियुक्त करता है। और यहाँ के इसमें 16 के सबसेक्शन 2 में भी अपना प्रेसिडेंट ऑफिसर के बारे में बताया गया है। सेक्शन 9 का हम सबसेक्शन 5 पढ़ते हैं। इसका सेक्शन 9 का सबसेक्शन 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? वेकेंट रहता है, सेशन न्यायाधीश का पद रिक्त है यानी वेकेंट। और अगर उसका पद रिक्त है सेशन न्यायाधीश का, तो हाई कोर्ट अर्जेंट आवेदन पर किससे कहेगा? अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा निपटाए जाएंगे। उससे कहेगा कि भाई आप निपटा दो, अपर या सहायक सेशन अर्जेंट आवेदन आया है। अगर मान के चलिए वो भी नहीं है वहाँ पर, तो फिर किसको देखेगा? तो सीजीएम द्वारा निपटाए जाने के लिए व्यवस्था करेगा। कौन करेगा? यहाँ पर हाई कोर्ट कर रहा है, ठीक है। और ये वहीं पर हम सेक्शन 10 देखते हैं। सेक्शन 10 का सबसेक्शन 3 देखते हैं, वो बिल्कुल मिलता जुलता है। और वहाँ पर लेकिन कौन करता है? वहाँ पर अपना शीर्ष न्यायाधीश करता है। यहाँ पर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? सेक्शन 9 के सबसेक्शन 5 और सेक्शन 10 के सबसेक्शन 3 में। यहाँ पर सेक्शन 9 का सबसेक्शन 5 में क्या होता है? सेशन न्यायाधीश का पद वेकेंट रहता है, रिक्त रहता है, वेकेंट। और यहाँ पर क्या होता है? अब्सेंस रहता है। अब्सेंस रहता है यहाँ पर तो सेशन न्यायाधीश खुद ही अपॉइंट कर जाता है, लेकिन यहाँ पर वेकेंट रहता है, पद रिक्त रहता है, तो इसको हाई कोर्ट करता है। तो यही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि हाई कोर्ट अर्जेंट आवेदन के लिए किसको अपॉइंट कर देगा? यहाँ पे अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा निपटाए जाने के लिए कहेगा। मान के चलिए वो भी नहीं है, तो फिर किसको कहेगा? सीजीएम को करेगा। सेक्शन 10 सबऑर्डिनेशन की बात करता है। तो कौन किसके सबऑर्डिनेट होगा? तो भाई सहायक सेशन न्यायाधीश है यानी असिस्टेंट सेशन जज, किसके सबऑर्डिनेट होंगे? तो ये सब सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे। और इसका सबसेक्शन 3 हमने आपको क्लियर ही कर दिया। यहाँ पर सेशन न्यायाधीश कैसा होता है? अब्सेंस होता है, तो अर्जेंट आवेदन के लिए किसको अपॉइंट करता है? वो अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश को करता है। और अगर वो नहीं है तो फिर किसको होगा? सीजीएम द्वारा निपटाए जाएंगे, ठीक है। अब हम सेक्शन 11 सेक्शन 11 न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय के बारे में बताता है। न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय, इसमें क्या होता है? प्रत्येक जिले में प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के इतने न्यायालय स्थापित करेगी स्टेट गवर्नमेंट जितना कि वो निर्दिष्ट करे अधिसूचना द्वारा। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट, जैसा कि हमने बताया था, किसके परामर्श से करती है? तो ये हाईकोर्ट के परामर्श के पश्चात ही करती है। सबसेक्शन 2 हमने बता ही दिया था, इसमें प्रेसिडेंट ऑफिसर की बात बताई गई है। उसके बाद सेक्शन 12 सीजीएम और एसीजीएम की बात करता है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, इनकी नियुक्ति तो हाईकोर्ट ही करेगा, लेकिन इसमें हमेशा प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ही जाएगा। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को ही हाईकोर्ट अपॉइंट करेगा। इसमें उपखंड के लिए भी कर सकता है हाईकोर्ट, तो बिल्कुल आवश्यकता अनुसार उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट को भी अपॉइंट कर सकता है हाईकोर्ट, लेकिन उसमें ही प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को ही अपॉइंट करेगा। सेक्शन 13 अब विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में बात करती है। तो हम देखते हैं कि सेक्शन 13 ये विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में बताती है। सेक्शन 18 ये विशेष महानगर मजिस्ट्रेट के बारे में बताती है। और सेक्शन 21 ये विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के बारे में बात करता है। सेक्शन 13 तो इसमें विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के बारे में बताया गया। कौन करता है इसकी नियुक्ति? तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार उच्च न्यायालय से ऐसा करने के लिए अनुरोध करती है, तो हाईकोर्ट इसको अपॉइंट करता है। किसको करेगा इसमें? तो प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोई भी हो सकता है, उनको इसके लिए अपॉइंट कर दिएगा। और लेकिन इसको विधिक मामले के संबंध में ऐसी अर्हता वगैरह होनी चाहिए जैसा कि वो डिसाइड करे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें सेक्शन 13 में इसका टाइम पीरियड कितना होता है, तो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए 1 वर्ष से अनधिक अवधि का टाइम पीरियड होता है, मतलब 1 वर्ष तक के लिए इन्हें अपॉइंट किया जाता है। इनको विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए अपॉइंट किया जाता है, मतलब इनका कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष से अनधिक, 1 वर्ष तक के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद सेक्शन 14 लोकल जुरिडिक्शन के बारे में बताती है। सेक्शन 15, फिर सेक्शन 15 आ जाता है अपना सबऑर्डिनेशन के बारे में। अभी आपने कहाँ पढ़ा था, सेक्शन 10 में पढ़ा था सबऑर्डिनेशन के बारे में। तो सबऑर्डिनेट वहाँ पर अपन ने सहायक सेशन न्यायाधीश का पढ़ा था कि ये किसके सबऑर्डिनेट होते हैं। यहाँ पर हम न्यायिक मजिस्ट्रेटों का पढ़ रहे हैं सबऑर्डिनेशन। तो ये किसके अधीनस्थ होंगे, तो भाई ये सीजीएम किसके अधीनस्थ होगा, सीजीएम सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा। बाकी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे वो सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए सीजीएम के अधीनस्थ होंगे। सेक्शन 16 हमारा महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय के बारे में बताता है। तो जैसा कि हमने सेक्शन 11 पढ़ा था, वैसा ही सेक्शन 16 है। बस इसमें महानगर मजिस्ट्रेट के बारे में बता देता है, यहाँ पर न्यायिक मजिस्ट्रेटों के बारे में बताता है। और दोनों ही न्यायिक मजिस्ट्रेट महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालय भी राज्य सरकार अपॉइंट करती है, और यहाँ पे भी हमने पढ़ा था न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय भी राज्य सरकार नियुक्त करती है, स्थापित करती है। लेकिन इसमें परामर्श, दोनों में ही परामर्श हाईकोर्ट का परामर्श लिया जाता है। जो हमने सब सेक्शन 2 इसका बताई दी थी, प्रेसिडिंग ऑफिसर जो हाईकोर्ट ही नियुक्त करता है। सेक्शन 17 जैसा कि हम पढ़ के आए हैं। सेक्शन 12 में हमने सीजीएम और एसीजीएम पढ़ा था। यहाँ पर हम मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट पढ़ेंगे। 18 में विशेष महानगर मजिस्ट्रेट में भी, इसमें भी जो महानगर क्षेत्र में होते हैं वो विशेष महानगर मजिस्ट्रेट हो जाएंगे। और इसका कार्यकाल भी कितना होता है, एक समय में 1 वर्ष से अनधिक के लिए होता है इसका कार्यकाल भी। सेक्शन 19 सबऑर्डिनेशन के बारे में बताता है। तो हमारे कितने सेक्शन हो गए सबऑर्डिनेशन के बारे में, हमने पढ़ा था सेक्शन 10 पढ़ा था, सेक्शन 15 पढ़ा था, अब हम सेक्शन 19 पढ़ रहे हैं सबऑर्डिनेशन के बारे में। महानगर मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना, तो महानगर मजिस्ट्रेट किसके अधीनस्थ होंगे, तो सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और प्रत्येक अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा। और जो अन्य महानगर मजिस्ट्रेट है वो किसके, सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। उसके बाद चलते हैं हम सेक्शन 20 पर। सेक्शन 20 अपना कार्यपालक मजिस्ट्रेट के बारे में बताता है। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट धारा 21 में बताई गई है। विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के लिए कोई भी कार्यकाल डिसाइड नहीं किया गया है, जितना उचित समझे उतने कार्य के लिए ये होंगे। रिन्यू करते हैं। सभी को राधे राधे।